हेलो एवरीवन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इट्स इक्वेशन यू मस्ट बी रिमेंबर, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन इंटू आर इंटू टी, राइट? सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Delta H is nothing but, I told you, the enthalpy change at a constant pressure. Delta U is, yes, it's enthalpy change at a constant volume. ये कैसे आता था? I told you. Delta N का वैल्यू क्या होता है? Delta N is equal to N2 minus N1. But remember, यहाँ पे N2 और N1 दोनों जो है they must be in a gaseous state. So delta n का जो फॉर्मूला है ये बनेगा, yes, delta n is equal to, as I told you, N2 मतलब number of moles of gaseous products and N1 क्या होता है? number of moles of gaseous reactants. R, as usual, it's a universal gas constant, molar gas constant. Then T is absolute temperature. So ये होता है. इस इक्वेशन को अभी हम कैसे यूज करते हैं? दरअसल इसके ऊपर हमेशा आपको क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, एक फॉर एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आए कि ये इक्वेशन हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है. सपोज दे मे आस्क यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ बेंजीन. तो अभी अगर बोला है कंबशन रिएक्शन फॉर बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला को पता है, C6H6, जो कि होता है लिक्विड फॉर्म में. कंबशन ऑफ द सब्सटेंस मींस बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर वी कैन से. सो वी हैव टू बर्न द बेंजीन विच इज इन अ लिक्विड स्टेट. देखिए, बेंजीन होता है लिक्विड फॉर्म में इन इट्स नेचुरल स्टेट. तो यहां पे जो होगा लिक्विड बेंजीन, इसको हम हीट करेंगे और फिर हमें मिलेगा CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यहां पे होगा लिक्विड फॉर्म में. रिएक्शन लिखने के बाद आपको रिएक्शन को पहले बैलेंस करना होगा. देखिए यहां पे जो दिख रहा है आपको, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट हियर, 6 कार्बन एटम्स हियर. सो हियर वी हैव टू राइट 6 CO2. यहां पे कार्बन तो बैलेंस हो गए हमारे. और फिर देखिए यहां पे 6 है H एटम्स, यहां पे 2 है, तो मुझे यहां पे 3 लिखना पड़ेगा. सो 3 2 6 हियर. अभी हम बात करेंगे, अभी कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, बात करेंगे ऑक्सीजन की. तो 6 2 12 एंड दिस 12 प्लस 3 कितने हो गए ये? यस, 15. यहां तो क्या लिख रहे हैं? So here we have to write 15 divided by 2, ताकि ये जो 2 हो जाएगा कैंसल. एंड इफ यू सी दिस, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. सो ये जो 2 है इधर का, ये 2 इट इज प्रेजेंट एट डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई इट विल गेट कैंसल. तो बचेंगे यहां पे 15 ऑक्सीजन के एटम्स. इस तरीके से पहले हमने रिएक्शन को बैलेंस किया. अगर आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन, तो इस इक्वेशन में डेल्टा एन का वैल्यू क्या आएगा? डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 माइनस N1. इसको लिखना जरूरी होगा. डेल्टा एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स. अभी यहां पे देखिए, यहां पे है 6 CO2, so here we have to write 6. Water is present in a liquid state, तो इसका यहां पे
हम वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डेल्टा एन यहाँ पे क्या दिया है, N2 माइनस N1, बट दिस N2 मस्ट बी गैसियस प्रोडक्ट। ये कौन सा दिया है यहाँ पे, लिक्विड, तो इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। सो N2 हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। तो यहां पे क्या आएगा इन केस ऑफ N1, N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो जो है ये तो है लिक्विड फॉर्म में, तो इसमें ये नहीं आएगा, तो फिर क्या बचा, ओनली ऑक्सीजन, सो इट्स वैल्यू इज 50 डिवाइड बाय 2, ये है उसके नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा 6 2 12 minus 15, so its value is -3/2। इस तरीके से हमने यहां पे डेल्टा एन का वैल्यू निकाला, अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से आपको आते हैं न्यूमेरिकल्स। They may also ask you combustion of methane या फिर combustion of ethane। सो ऐसे में डेल्टा एन का वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एक एग्जांपल लेते चलिए हम लोग। सपोज द रिएक्शन गिवन टू यू, N2 gaseous plus thrice H2 gaseous produces twice NH3 in a gaseous state. Now you can see the reaction is balanced in terms of number of moles, and here one more thing, all the substances are present in a gaseous state, तो यहां पे भी डेल्टा एन का वैल्यू आएगा, so N2 minus N1, but remember again नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या चाहिए हमें, गैसियस प्रोडक्ट्स। कितने हैं यहाँ पे वो, ये तो यहाँ पे 2 है, माइनस N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, इसका 1 और इसके ये 3 और 1 हो गए 4। सो हियर 2 minus 4, so value will be equal to -2। so in this case the value of delta n is equal to -2। so this is the way of finding out the value of delta n। बाकी जहां तक सवाल है R का, तो मैंने बताया है आपको कि R का वैल्यू क्या होता है, 8.314 joules per Kelvin per mole, and T is nothing but absolute temperature, it is always given in the numerical। so इस तरीके से हम लोग यहां पे फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा एच एज आई टोल्ड यू क्या होता है, ये एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा यू क्या होता है यहां पे, एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। सो दिस इज नथिंग बट द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। साथ ही साथ आपको याद होगा हमने और एक इक्वेशन डिराइव किया था कल भी, W is equal to minus delta n into R into T। So this equation is also useful for us। इससे हमें पता चलेगा कि वर्क डन किस पे हुआ है, मीन्स आइदर वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ये कैसे, इसके लिए मैंने आपको कल 5 एग्जाम्पल बताए थे, आई मीन द लास्ट लेक्चर। नाउ अभी आपका जो टेक्स्ट बुक दिया है, जो अभी मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ये आपके पास होगा, लेकिन ये भी आपके पास मेरे भी इन द पीडीएफ फॉर्म में होगा। अभी इस पर अगर आप देखोगे तो यहां पे दिया है, पेज नंबर है, टेक्स्ट बुक का मैं कहूंगा आपको, पेज नंबर है 73। यस, यहां पे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल दिए हैं। अगर आप वहां पे देखोगे तो वहां पे प्रॉब्लम दिया है, यू नो प्रॉब्लम 4.9 जो सॉल्व फॉर्म में है। यस, कैलकुलेट द वर्क डन। प्रॉब्लम कौन सा ले रहा हूं मैं यहां पे, प्रॉब्लम 4.9। रेफर टू योर
to your PDF format textbook only. पेज नंबर है कितना इसका 73. क्या दिया है यहाँ पे? कैलकुलेट वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 moles of SO2 at 25 degrees Celsius. So they have given the reaction twice SO2 gaseous plus O2 gaseous gives twice SO3 gaseous. Yes, ये दिया है आपको इक्वेशन, इन्होंने आपको R का वैल्यू दिया है, यही दिया है वैल्यू आपको R का इन्होंने आपको न्यूमेरिकल में, और आपको ये पूछ रहे हैं स्टेट वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल हमने कल सॉल्व किए थे यहां पे, लेकिन आपको जो दिया है कैलकुलेट वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 moles ऑफ SO2. 4 moles चाहिए SO2 के, यहाँ पे हमने 2 moles लिए, तो चलिए काम करते हैं, इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे. यस, अगर हमें चाहिए यहाँ पे 4, तो इसको हमको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे मिलेगा 4 SO2 gaseous प्लस twice O2 gaseous gives 4 SO3 gaseous. डेल्टा n का वैल्यू हम यहां पे फाइंड करेंगे, n2 माइनस n1. 4 माइनस n1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 प्लस 2 6, so value will become -2. Yes, value is given as -2, and now the same formula you have to use. W is equal to minus delta n into R into T. So माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे -2 है ना, ये साइन तो ऑलरेडी है फॉर्मूला में. डेल्टा n का वैल्यू है -2, R का वैल्यू है 8.314, T का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे आपको 25 डिग्री सेल्सियस. ये दिया है डिग्री सेल्सियस में, लेकिन आपको चाहिए केल्विन में, तो इसका वैल्यू आएगा 298. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे साइन हो जाएगा इसका, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, एंड द वैल्यू विल कम एज गिवन ओवर हियर. यस, वैल्यू इज 49, यस 55 जूल्स. इसको अगर हमने 1000 से किया डिवाइड, तो वैल्यू बनेगा 4.955 किलो जूल्स में. एक बात तो कहता है यहाँ पे कि 4.955 जो वैल्यू आ रहा है, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव. तो मैंने कल आपको बोला था कि वर्क डन अगर होता है पॉजिटिव, देन you have to say that work is performed by the surrounding on the system. जब वर्क डन होगा नेगेटिव, then yes, work is done by the system on the surrounding. Okay, इसके बाद में और एक दिया है आपको न्यूमेरिकल, जो है प्रॉब्लम नंबर 4.7. लेकिन इसके लिए पहले आप इतना थोड़ा सा ये लिख लो आपके नोटबुक में. लिख लिया आप लोगों ने? चलो देखते हैं अभी प्रॉब्लम उसी पेज पर, पेज नंबर है 73 ऑफ योर PDF टेक्स्ट बुक. इसमें क्या दिया है? यस, प्रॉब्लम 4.7. सो प्रॉब्लम जो दिया है 4.7, यस कह दिया इसमें डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, और आपको यहां पे एक रिएक्शन दिया गया है ट्वाइस कार्बन सॉलिड प्लस थ्राइस H2 gaseous, then C2H6 gaseous. इसके लिए आपको डेल्टा H का वैल्यू दिया है इन्होंने -84.4 किलो जूल्स. टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस. मतलब इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 273. सो 25 प्लस 2
73 इज इक्वल टू 298 केल्विन में हो जाएगा। ये जो वैल्यू दिया है डेल्टा एच का वो दिया है किलो जूल में, इसको आपको करना पड़ेगा जूल में। कैसे करेंगे इसको? यस, -84.4 इंटू 10⁻³ मतलब ये हो जाएगा, यस, इस वैल्यू विल बी इक्वल टू, यस, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 84.4 इंटू 10⁻³ ये आएगा जूल में। अभी ये हमने लिखा है टी के बारे में, ये हमने लिखा है डेल्टा एच के बारे में। पूछा है आपको कैलकुलेट डेल्टा यू, आपको डेल्टा यू का वैल्यू फाइंड करने को बोला है इन्होंने। तो जो ये दिया है फॉर्मूला, सो रिक्वायर्ड फॉर्मूला इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन इंटू आर इंटू टी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आएगा? यस, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन इंटू आर इंटू टी। यस, अगर ये डेल्टा एनआरटी हम लेके जाएंगे उस तरफ तो ये आपको वैल्यू मिलेगा। भाई डेल्टा एच का वैल्यू जो दिया है ये दिया है जूल में, ठीक है। एंड जो टेक्स्ट बुक में आपके बताया है इन्होंने ये वैल्यू किलो जूल में ही लिया है। अगर हमने इसमें चेंज किया, हमने जूल में लिया, फिर भी आपका आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम। सो डेल्टा एच का वैल्यू क्या है हमारे लिए? -84.4 इंटू 10⁻³ राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन का वैल्यू क्या है हमारा? देखिए यहां पे भी हमको डेल्टा एन का वैल्यू पहले फाइंड करना होगा। तो डेल्टा एन का वैल्यू कैसे आएगा देखते हैं इस इक्वेशन, यहां पे फॉर्मूला के लिए डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 माइनस N1। कितने हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स? जस्ट 1 मोल ऑफ इथेन। कितने नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टर के? मैं बोल रहा हूं वापस, गैसियस, ओनली गैसियस। ये कौन सा है? सॉलिड। तो इसमें आएगा क्या? ये इसमें नहीं आएगा। कौन सा आएगा? सिर्फ आएगा ये, कितने लिख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स? H2 के 3 है क्योंकि ये गैसियस फॉर्म है। सो 1 - 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? -2। सो दिस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। सो डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ पे आया है -2 इंटू आर का वैल्यू क्या है? 8.314। टी का वैल्यू कितना है? यस, इट्स वैल्यू इज 298। ओके, नाउ इफ यू पुट दिस वैल्यूज लाइक दिस तो आपको जो आंसर मिलेगा, you know, obviously you will get the answer, and answer will be equal to -79440। ये सॉल्व, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपको जो डेल्टा यू का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? -79440। ये हमारा जूल में आएगा। इन लोगों का जो आंसर आया है, जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया है, ये दिया है -79.44। ये लेकिन उन्होंने दिया है आपको किलो जूल में। हमने यहाँ पे इसका कन्वर्जन करते वक्त किलो जूल का किया है जूल में। इन लोगों ने जो वैल्यू लिया है 8.314 का, इसका होता है यूनिट। देखिए आर का वैल्यू मैंने बताया था आपको, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो अगर ये इन्होंने इस वैल्यू को किया है किलो जूल में, तो इसीलिए इन्होंने 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 या फिर 8.314 इंटू 10⁻³ किया है, ताकि इन्होंने क्या किया है इसमें जूल का कन्वर्जन किया है किसमें? किलो जूल में। तो ये भी ठीक रहेगा। आप सॉल्व करके देखो इसको, आंसर तो वही आना चाहिए। ठीक है, इन दिस वे द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ओके, सो कुछ और एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे। वी विल टेक मेनी मोर एग्जांपल। देखिए मैं आपको बस ये सैंपल बताया है। जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल टेक स्पेशल लेक्चर्स ओनली फॉर द न्यूमेरिकल्स। सो डोंट वरी एट ऑल, ये पूरा हो जाएगा। फिर भी जो 100 एग्जांपल दिए हैं, ये इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हम
यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व कीजिए। जैसे मैंने बताया था, यू नो दैट हाउ टू यूज लॉग बुक्स, लॉगरिथम बुक्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम यहां पे देखेंगे वन बाय वन। वी हैव टू सी सम डेफिनेशंस। नाउ लेट्स सी दिस डेफिनेशंस वन बाय वन। अभी हमें कुछ जरूरत नहीं है टेक्स्ट बुक की, अभी जो टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है। नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। Now see, these definitions are important for us. They may ask you in the exam, like define enthalpy of fusion, enthalpy of sublimation, enthalpy of vaporization. ऐसे कई सारे अभी हमें देखने के definitions, but one by one we have to see all of them. Okay, तो डेल्टा H, इसके लिए हम सिंबल देंगे delta H, and this is nothing but of fusion. So this is a symbol for enthalpy of fusion. I told you H is nothing but for the enthalpy. FUS means fusion. So क्या होता है enthalpy of fusion? देखिए, इमेजिन कीजिए, समझो हमने यहां पे लिया 1 मोल ऑफ आइस, 1 मोल ऑफ आइस, जो कि यू नो दैट आइस इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट। तो इसको अगर मुझे फ्यूज करना है, मेल्ट करना है 1 मोल को, तो यहां पे मेल्ट होने के बाद आपको मिलेगा H2O इन अ लिक्विड स्टेट। नाउ इन दिस केस द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फ्यूजन इज इक्वल टू प्लस 6.01 kilojoules per mole. Now, there is a conversion of 1 mole of solid water, that is ice, into 1 mole of liquid water. So, in this case, this much amount of enthalpy change will occur. So definition अभी हमें देखना है इसका। देखिए, ये जो डेफिनेशन है अभी बता रहा हूं मैं आज अभी आपको, इनकी स्टार्टिंग और एंड बिल्कुल सेम है। क्या बोलना है आपको? द एंथैल्पी चेंज, दैट इज डेल्टा H, द एंथैल्पी चेंज accompanying, the enthalpy change accompanying the fusion of, fusion मतलब क्या होता है? मेल्ट होना। the enthalpy change accompanying the fusion of 1 mole of a solid। अभी मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है आइस का, तो हर बार आइस से लेगा ऐसा कुछ नहीं, मेनी मोर एग्जांपल्स मे बी देयर। सो इसलिए मैंने कहा है 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड। So the enthalpy change, I will write here, the enthalpy change accompanying the fusion of 1 mole of solid into its liquid without change in temperature and pressure is called as enthalpy of fusion. The enthalpy change accompanying the fusion of, मतलब ऐसा कोई एंथैल्पी चेंज जिसमें क्या हो? फ्यूजन हो 1 मोल ऑफ अ सॉलिड का
फ्यूजन इन द सेंस आई टोल्ड यू मतलब होता है मेल्टिंग 1 mole of a solid into its liquid without change in the temperature and pressure. टेम्परेचर वही होना चाहिए, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो इस वैल्यू में भी बदलाव आएगा. सो द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट एट दैट टाइम एज वेल एज प्रेशर. इसलिए यहां पे कंडीशंस अप्लाई है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. Understand? So this is the equation. So this is the standard form. I mean, I will say delta H of fusion जो वैल्यू है वैल्यू बिल्कुल फिक्स है. इसका मतलब ये वैल्यू जो है ये वैल्यू तो मैंने 1 मोल के लिए लिखा है. अगर यहाँ पे 2 मोल होंगे तो इसका डबल लगेगा. अगर हम यहाँ पे लिया 3 मोल तो इसका ट्रिपल लगेगा. सो इन दिस मैनर दिस वैल्यू विल आल्सो चेंज. ओके, सो दिस नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ये है इसका एग्जांपल लिखा हुआ. डेफिनेशन तो आपको लर्न करना पड़ेगा इसको. सो द एंथैल्पी चेंज accompanying the fusion of 1 mole of a solid into its liquid without change in temperature and at constant pressure. So this is the definition of enthalpy of fusion. Okay, just write down this first of all. लिख लिया आपने. देखिए जैसे हमने एग्जांपल देखा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का, जिसमें H2O हमने लिया है 1 मोल जो कि है सॉलिड फॉर्म में. इसका होगा कन्वर्जन इनटू H2O दैट इज नथिंग बट प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म. सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ डेल्टा H ऑफ फ्यूजन इज यस plus 6.01 kilojoule at 0 degrees Celsius. At 0 degrees Celsius. This is the value of enthalpy change. Enthalpy of fusion. यहां पे टेम्परेचर भी फिक्स होगा. टेम्परेचर क्या दिया है यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पे जब आइस मेल्ट होगा कितना 1 मोल और उसका हो जाएगा कन्वर्जन लिक्विड में, तो क्या होगा आई मीन वाटर में, तो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब व्हाइल इन द प्रोसेस. 6.01 किलो जूल इतना हीट एब्सॉर्ब करने के बाद 1 मोल ऑफ अ सॉलिड दैट इज 1 मोल ऑफ आइस विल चेंज इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड दैट इज वाटर. सो ये होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के रिवर्स अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए इक्वेशन को. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के रिवर्स क्या होगा, तो लिक्विड का होगा सॉलिड. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यस दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग. सो द नेक्स्ट डेफिनेशन यहां पे क्या हो सकता है अपना, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग. तो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग की अगर हम बात करें तो यहां पे आएगा H2O लिक्विड विल चेंज इनटू H2O सॉलिड एंड हियर द वैल्यू ऑफ डेल्टा H, यहां पे फ्यूजन, यहां पे आएगा फ्रीजिंग. तो इधर जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आएगा माइनस 6.01 किलो जूल एट 0 डिग्री सेल्सियस. आप यहां पे देख सकते हो वही इक्वेशन मैंने रिवर्स करके लिखा है, लेकिन यहां पे साइन मैंने चेंज किया है. इसका मतलब यह है when 1 mole of a liquid is get changed into its solid state, then that term is known as enthalpy of freezing. अगर मुझे बताना है डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग तो कैसे आएगा, द एंथैल्पी चेंज accompanies the enthalpy change accompanies the freezing of 1 mole of a liquid
into its solid state. The enthalpy change accompanies the freezing of 1 mole of a liquid into its solid state without change in the temperature and at constant pressure. It is called as enthalpy of freezing. इसका मतलब यह हुआ, जब 1 मोल ऑफ लिक्विड का कन्वर्जन, आई मीन 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर का कन्वर्जन जब होगा आइस में, तब इतना हीट यहां पे क्या हो जाएगा, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज यस रिलीज. यहां पे हीट क्या हुआ था, एब्सॉर्ब. यहां पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज. याद है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था डेल्टा एच का वैल्यू अगर होता है, यस, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड इफ द डेल्टा एच वैल्यू इज पॉजिटिव, द रिएक्शन इज यस एंडोथर्मिक रिएक्शन. अंडरस्टूड? सो ये आएगा यहां पे, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कब हीट एब्सॉर्ब होता है, कब हीट होता है रिलीज. डेफिनेशन आया समझ में? बिल्कुल जैसे हमने यहां पे लिखा है वैसे लिखने का आपको. अगेन आई विल राइट, आई विल से व्हेन द एंथैल्पी चेंज accompanying the freezing of and with conversion of 1 mole of a liquid into its solid state without change in the temperature and at constant pressure is called as enthalpy of freezing. The next term is enthalpy of vaporization. Yes, say now the enthalpy change accompanies vaporization of, or you can say conversion also. 1 mole of liquid into its gaseous state without change in temperature and at constant pressure. यहां पर भी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा. इट्स नॉर्मली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर भी यहां पे रहेगा कांस्टेंट. द एंथैल्पी चेंज accompanies the vaporization of 1 mole of a liquid into its gaseous state without change in temperature and at constant pressure. It's called enthalpy of vaporization. एग्जाम्पल लेते हैं. H2O liquid will change to H2O gaseous. In this case, delta H of vaporization. Yes. अभी इसमें दो अलग अलग केसेस है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वो. H2O liquid will change to H2O gaseous. Delta H of vaporization वैल्यू है 40.7 किलो जूल्स पर मोल, और एक वैल्यू है इसका 44, आई थिंक सो. यस, करेक्ट. This value is minus 44.0 kilojoules per mole.
ऊपर वाला जो वैल्यू दिया है, दिस वैल्यू इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस वैल्यू इज एट यस 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इंटू 1 मोल ऑफ अ गैसियस स्टेट। 1 mole of a liquid water will change into its vapor at 100 degrees Celsius. In that case, minus. Now again there is a minus 40.7 kilojoules per mole. So this you have to remember. ये है 100 डिग्री सेल्सियस के लिए एंड दिस वैल्यू इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अगर चेंज हो जाएगा तो डेल्टा एच का वैल्यू भी यहां पे चेंज हो जाएगा। कैन यू टेल मी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के अपोजिट क्या आएगा? गैसियस का लिक्विड में कन्वर्जन। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? गैसियस आई मीन वेपर्स दे गेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कंडेंसेशन। सो अगर मैंने आपको बोला डेफिनेशन क्या है एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन का, तो आप क्या कहोगे? बस एक काम करना, इसका ही रिवर्स कर देना, आपको मालूम चल जाएगा। इसमें मतलब द सेम एग्जांपल यू कैन राइट हियर बट द साइंस यू हैव टू चेंज, डोंट फॉरगेट टू चेंज द साइन। सो यहाँ पे आप लोग आपके नोटबुक में लिख लीजिए एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। यस, एग्जांपल यही लिखने के रिवर्स करना पड़ेगा और साइन आपको चेंज करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बोला। द एंथैल्पी चेंज accompanies the condensation of 1 mole of vapors into its liquid state without change in temperature and at constant pressure. That is called as enthalpy of condensation. एग्जाम्पल यही, लेकिन आपको रिवर्सिबल मैनर में इनको लिखना पड़ेगा, साइन यहां पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे साइन जो है मेरे ख्याल से प्लस आने चाहिए। देखिए यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, आई एम सॉरी, साइंस यहाँ पे जो लिखे मैंने ये प्लस आएंगे क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा। दैट साइंस नेगेटिव साइंस अगर यहाँ पे लिखने हैं तो एंथैल्पी ऑफ अगर हमें लिखना है कंडेंसेशन तो उसके लिए साइन हो जाएंगे वो नेगेटिव, सॉरी। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे H2O जो है गैसियस स्टेट में, इसका हो जाएगा कन्वर्जन H2O इन अ लिक्विड स्टेट। तो डेल्टा H ऑफ कंडेंसेशन का वैल्यू ये हो जाएगा, माइनस इधर आएगा 40.7 किलो जूल्स, तो इसको रिवर्स करके लिखा है। एंड सेम हियर H2O गैसियस into H2O liquid। minus 44 kilojoules per mole at 25 डिग्री सेल्सियस at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपने ये पहला वाला भी एग्जांपल याद रखा, मतलब अगर आपने ये याद रखा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, अगर ये याद रखा तो ये भी अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन एक एग्जांपल आपको देना जरूर है। डेफिनेशन जब भी आपको पूछेंगे एग्जाम में तो हर जगह पे आपको एग्जांपल देना जरूरी है। दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, इट इज हैविंग मैक्सिमम वेटेज। तो ये इसके बारे में मैंने बताया आपको कि साइन में यहाँ पे प्लस कर लीजिए, आप उस पर करेक्शन कर लीजिएगा। एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन के बाद the next term is, yes, it's nothing but enthalpy of sublimation.
enthalpy of sublimation. So if you see, this is the third, this is the fourth one, and then the next one is fifth here, enthalpy of sublimation. यस, आपको पता है क्या होता है सब्लिमेशन? देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which are present in the solid state. On heating, they will change into its vapor state directly without going in the liquid state. पता होगा आपको, जैसे कि कैम्फर है, आयोडीन होते हैं क्रिस्टल्स, सो ऐसे. So that is known as a sublimation. Some of the substances, I mean solids, they directly get changed into gaseous state without going in the liquid state. Such a kind of substances are known as the sublimatory substances. तो इनका होता है sublimation directly, तो इनके लिए टर्म आएगा enthalpy of sublimation. अगर हमें लिखना है इसका डेफिनेशन तो कैसे आएगा? Yes, the enthalpy change accompanies the direct conversion of 1 mole of solid into its gaseous state without change in the temperature as well as at constant pressure, मतलब without change of temperature and pressure. It's called enthalpy of sublimation. Take an example. H2O present in solid state will directly change into H2O present in a gaseous state. In that case, delta H of sublimation, the value है 51.08 kilojoules per mole. And this value, remember, this value is again at 0 degree Celsius. So this is the tip term. Definition से आते हैं रहते हैं. अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स, अगर आपके पास नहीं है तो आई विल आल्सो मेक अवेलेबल. तो डेफिनेशन से हमेशा आते रहते हैं. यहां तक हमारे ये 5 टर्म्स हो गए. इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. जो मैंने यहाँ पे बताया है चेंज साइन में, वो भी यहाँ पे प्रॉपरली कर लीजिएगा. लिख लिया आपने? गुड. अभी डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन अगर आपको निकालना है तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, अगर आपने इन दोनों को ऐड किया फॉर द गिवन सब्सटेंस, तो वी कैन गेट हियर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन. तो दिस फॉर्मूला आल्सो यू हैव टू रिमेंबर. चलो इसके बाद हम देखते हैं द नेक्स्ट डेफिनेशन. अब तक हमारे 5 डेफिनेशन हुए ना. And the next one is enthalpy of ionization.
ये हमारा हुआ है लास्ट ईयर, मतलब इन द 11th साइंस यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस टॉपिक आल्सो, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है। इसके जो सिंबल है ये है डेल्टा एच। सोडियम का एग्जांपल हम लेते चलो यहां पे। सोडियम अगर एटम है उसके गैसियस फॉर्म में, अगर इसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर बाहर करना है, देखिए आपको पता होगा सोडियम एटम के अंदर होते हैं 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड सेम 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है बिल्कुल सेम होगा, तो इसीलिए सोडियम एटम इज न्यूट्रल। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद प्रोटॉन्स तो 11 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, दैट्स व्हाई Na+, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे विल नॉट बी सेम आफ्टर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन। दरअसल हमको ये प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है, वी हैव टू जस्ट remove that electron away from that neutral gaseous atom of that element। तो ऐसे में देखिए अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो उसके लिए ये जो वैल्यू सोडियम का है, इट्स वैल्यू इज 494 किलो। डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन इज 494 किलो जूल्स पर मोल। डेफिनेशन क्या होगा इसका? The enthalpy change accompanies the removal of an electron from all the atoms or ions present in 1 mole of the atom or ion in gas phase is called ionization एंथैल्पी, या फिर इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन। इट आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कैसे सेम वैल्यू। इसका मतलब यह हुआ सोडियम का एटम जो है गैसियस फॉर्म में, सिंगल एटम, उसके आउटर मोस्ट सेल में से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, देखिए हम लोग क्या ले रहे हैं 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, उसमें से तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद हमें मिलेगा Na+। सो इन दैट केस द वैल्यू इज 494, दिस वैल्यू इज 494 किलो जूल्स पर मोल। दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। The enthalpy change accompanies the removal of an electron from all the atoms or ions present in 1 mole of the atoms or ions in a gaseous phase। 1 mole इसमें कहा मैंने क्योंकि इसमें ये है स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन, तो यहाँ पे ये भी 1 मोल हो गया, ये भी यहाँ पे 1 मोल ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 मोल कहा है, यू नो दैट स्टोइकोमेट्रिक। सो यह है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ जो होता है आयोनाइजेशन, इसके रिवर्स में क्या आएगा, इसे हम लोग कहेंगे यस इलेक्ट्रॉन। इससे पहले मैं आपको बोल दूं
कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसके जो लगेगा एनर्जी, इट इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हमें रिमूव करना है सेकंड इलेक्ट्रॉन, जो कि काफी मुश्किल है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने से, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी लगेगा एनर्जी, दैट इज नोन एज अ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सोचिए, इन केस ऑफ सोडियम, ये है एटम, आई मीन ये है न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जिसमें होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड देयर आर मेनी नंबर ऑफ those shells. In case of sodium, let's see, there are 2 electrons in the first shell, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 electrons in the second shell, and last shell will contain only 1 electron. So सोडियम का अगर हम एटम की बात करेंगे तो ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालकर हमें खींचकर बाहर निकालना है, उसको अलग करना है एटम से। तो ये इतना आसान नहीं होगा। ये आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके यहां पे जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। सो उसको अगर हमको निकाल कर बाहर करना है तो उसके लिए हमें लगेगा एनर्जी, दैट इज नोन एज यस आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड द एंथैल्पी चेंज for that case is known as enthalpy of ionization। पहला इलेक्ट्रॉन तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे जो कि थोड़ा सा और नजदीक है, तो ऐसे में मुश्किल हो, क्योंकि ये ना नजदीक भी है और वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 11। सो देयर आर 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट ओनली 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए न्यूक्लियस का पावर, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन देन द फर्स्ट वन। So this is nothing but regarding the enthalpy of ionization. And the next term is enthalpy of yes, or I will say it's a electron gain enthalpy. I'm sorry. Electron gain enthalpy. So I will write the symbol delta H, electron gain enthalpy के लिए Eg, electron gain, and H is for enthalpy। देखिए, इसका मैं पहले आपको एग्जांपल बोलता हूं, फिर आप बताइए इसका डेफिनेशन क्या आएगा। Cl in gaseous state will take an electron and will form Cl minus in gaseous state. Delta H of electron gain enthalpy value is minus 394 kilojoules per mole. Minus 349. Its value is minus 349. Now look at this. यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर किया था, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, द वैल्यू इज minus 349 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। अगर हमें बताना है इसका डेफिनेशन तो कैसे आएगा, द एंथैल्पी चेंज accompanies the gain of an electron
by neutral gaseous atom to form its anion without change in temperature and pressure. You can see अगर क्लोरीन का एटम में इसका होता है कंफिगरेशन 287, इसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो इन केस ऑफ क्लोरीन there are 17 number of protons and 17 number of electrons. Number of protons are equal to number of electrons, इसलिए ये था न्यूट्रल. लेकिन अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 17 हो जाएंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18. सो इन दैट केस यस, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे. यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए चार्ज आएगा Cl माइनस. वैल्यू इज हाउ मच? -349 किलो जूल्स पर मोल. ऑब्वियसली अलग अलग एटम के लिए अलग अलग वैल्यू यहां पे रहेगा. Remember, more negative the value of electron gain enthalpy means more easiness in getting that electron. इतना वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगा उतना इजीनेस होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने में. समझो अगर दो एटम आपको दिए हैं और दोनों एटम में से जिस एटम के लिए ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगा, समझो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है. सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आज के लिए हम यहां पे ही रुकते हैं. अगला टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा. इन केस ऑफ any doubt you can also ask me and just keep doing study properly. Have a nice day.